यूजीसी को लेके जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था और यूजीसी को लेके पूरे देश में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, बन रहा है, पक्ष और विरोध दोनों में, उसको लेके सरकार मौन है। ये एक ऐसा कहे कि पेतरा फेंका गया है कि यूजीसी के नियम 2012 में बने और उसमें कुछ संशोधन होके 2026 में ये दोबारा नियम आए। 2012 में नियम जरूर बने, लेकिन इसके बाद कई घटनाएं हुई। उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातिवाद भेदभाव बढ़ता ही गया और उसके दो उदाहरण हैं। रोहित वेमुला का जो घटनाक्रम हुआ और महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाली पायल तड़वी के साथ जो घटनाक्रम हुआ, और उसी को लेके आज यूजीसी को नए नियम आए, लेकिन सरकार मौन है। सरकार हर तरफ एक वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यूजीसी के नए नियम आए, सरकार को लागू करने चाहिए थे और यही देश का आम सभी यूनिवर्सिटी के युवा इस बात को लेके बात उठा रहा है, लेकिन सरकार जो विरोधी पक्ष है इसको सपोर्ट कर रही है इंटरनली और कोर्ट में ले जाके कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये देश लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के बाद कल्पना की थी कि इस देश के अंदर सभी समान रूप से अपना जीवन यापन करेंगे, एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई। लेकिन कुछ विचारधारा आज भी ऐसी जिंदा है जो आज से 500,000 साल पहले जो विचारधारा उच्च नीच में विश्वास करने वाली जो विचारधारा थी, इन विचारधाराओं को जन्म देने का, इन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और ऐसी विचारधारा आज देश की कई उच्च शिक्षण संस्थान हो, कई समाज में है, कई क्षेत्र में ये आज भी फैला रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एक वीडियो सामने आया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र बैठ के यूजीसी पे चर्चा कर रहे हैं और बाहर के एक बजरंग दल के नेता जाके अंदर जाके, जो यूनिवर्सिटी का छात्र भी नहीं है, जाके गुंडागर्दी करके बच्चों के साथ मारपीट की गई है। जिस तरह से देश में वर्तमान हालात हैं, जिस तरह से युवाओं की आवाज़ दबाई जा रही है, एक युवा लीडरशिप जो पनपती है यूनिवर्सिटी से, और इन युवाओं को ही आज इन यूनिवर्सिटी से निकालने का काम किया जा रहा है। कई राज्यों में इन सरकारों ने चुनाव ही बंद करा दिए हैं ताकि युवा लीडरशिप नहीं पनपे, और युवा लीडरशिप पनपेगी तो स्वाभाविक है कि सही गलत पे सवाल करेगी, अन्याय होगा वह बात रखेगी, इस देश की बर्बादी हो रही है तो वहाँ पर भी अपनी बात रखेगी। आज जिस तरह से देश में माहौल बनाया गया है, मैं देख रहा था हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है तो कौन कौन से चैनल आए हैं, किन किन चैनलों को इनवाइट किया था। लगभग सभी चैनलों को इनवाइट किया होगा। तो हम ये भी देख रहे हैं कि कौन से चैनल कितने चिल्ला रहे हैं और कौन से चैनल वास्तविक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। आपसे मेरा दो हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो सच्चाई है उसको उठाना है, हमें दबना नहीं है। और मैं आप जो पहुंचे हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप निडरता के साथ यहाँ पर पहुँचे हो। इन छात्रों की जो आवाज़ है, इनको जो टर्मिनेट किया गया है, ये दुर्भाग्य की बात है, छोटा मोटा इशू नहीं है। जो एक छात्र यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, अगर उनके साथ ऐसी घटना हो रही है तो समझ सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटियों के अंदर वर्तमान समय में जो आम छात्र है वो किस भय से वहाँ पर अध्ययन कर रहा होगा। मतलब अपना फ्रीडम ही नहीं, किसी को अपनी बात रखने का, अपनी भावना प्रकट करने का अधिकार इस राज्य में नहीं दिया जा रहा है। तो ये लड़ाई हम सबकी है। अवश्य इस लड़ाई में हम लोग साथ देंगे। और यूनिवर्सिटी प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि आपके द्वारा जो फैसला लिया गया है उस फैसलों को तुरंत वापस ले। टर्मिनेट किए हुए जो जनप्रतिनिधि, छात्र जनप्रतिनिधि हैं, जो छात्र हैं, उनको वापस ले। नहीं तो आने वाले समय में ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरे देश के अंदर युवा इन बच्चों के साथ रहेगा। हम लोग भी हमारे क्षेत्र में हमारे जो युवा विंग है, उन युवा विंगों के माध्यम से इन छात्रों के हित में
हर जगह ज्ञापन, आंदोलन, रैलियों का आयोजन कराएंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि इनको घबराना नहीं है। जो बात, जिन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे हो, पूरा देश के यूनिवर्सिटी हो, पूरे देश की शिक्षण संस्थाएं हैं, जो समझदार बच्चा है, सबकी निगाहें आपकी ओर है। आपको निडरता से आगे बढ़ना है कि जेएनयू लगातार खड़ा है, डटा हुआ है और अपने स्टूडेंट यूनियन के आंदोलनकारी चरित्र के बावजूद उसने एकेडमिक फील्ड में भी अपने स्टेटस को मेंटेन किया है। इसलिए देश में एक जो विमर्श चलाने की कोशिश की गई है कि ट्रेड यूनियनें और हड़ताल करने वालों की वजह से, आंदोलनों की वजह से देश के प्रोडक्शन पर बाधा पड़ती है, तो ये गलत लॉजिक है और जेएनयू ने इसको साबित किया है, एक बात। और दूसरी बात यह भी सच है कि 14 से अब तक कोशिश तो बहुत हुई सत्ता के जरिए कि जेएनयू को हम तोड़ दें, पीछे ढकेल दें, मोदी जी की राह पर जेएनयू चल पड़े, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं। कई राज्य भी डटे हुए थे और हम भी एक राज्य से आते हैं कि अब तक वहाँ अकेले बीजेपी का शासन सफल नहीं हुआ है। बिहार से में वो एक गठजोड़ है जिसकी वजह से वो आ जा रहे हैं घुमा फिरा करके, तो यह बात सही है। और बिहार इलेक्शन में हालांकि बीजेपी को अकेले निर्णायक बढ़त नहीं मिली है, लेकिन उससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ ज़रूर है और वो लगातार तानाशाही भरे कदम उठा रहे हैं। अभी जो पार्लियामेंट 2 दिन से नहीं चल रहा है, अब सत्ता का अहंकार इसमें मुख्यतः आड़े आ रहा है। नेता विपक्ष को आप बोलने नहीं देंगे। वो अगर कोई किताब का या कहीं भी किसी पत्रिका की छपी हुई चीज़ का हवाला दे रहे हैं तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? अब तक तो यही परंपरा रही है कि लोग अखबारों को लहराते हुए कि ये न्यूज़ इसमें छपी है, क्वेश्चन बनाते हैं उस पर। इसीलिए और ये कह करके कि स्पीकर सर्वोपरि हैं, तो सर्वोपरि हैं, लेकिन आप भी संविधान के तहत हैं, आप भी पार्लियामेंट के तहत हैं। आप सर्वोपरि माने ऐसा सर्वोपरि नहीं है कि आप जनता से ऊपर हैं, देश से ऊपर हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि अंदर में भी ये चीज़ें दिख रही हैं साफ तौर से। कल ही जो लोग गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, उनको उनका चरित्र हनन करने की कोशिश सत्ताधारी दल के लोग करते हैं, उनके सांसद करते हैं, लेकिन उस पर चेयर से कोई रूलिंग नहीं आता है, उसको एक्सपंज नहीं किया जाता है। और विपक्ष जो कि अपनी जिनमीन मांग लेकर के अड़ा हुआ है कि एलओपी को आप नहीं बोलने देंगे, मतलब विपक्ष को आप नहीं बोलने देंगे, तो ये डेमोक्रेसी कैसी? इन सब के बावजूद हम यूनिवर्सिटी से कहेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ अपेक्षाकृत ऑटोनॉमी लिए हुए रहती हैं। ये शुरू से एक समझ भी है। ज्ञान की जगह थोड़ी सी उसमें एक लिबरल होने की, लिबरल आज जो लिबरल टर्म यूज हो रहा है उस सेंस में नहीं, बल्कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की एक बात रही है। और इसलिए भी उसमें भी लाइब्रेरी को आप सर्विलियंस का अड्डा कैसे बना सकते हैं? लाइब्रेरी में आप याद करिए, मोदी जी आए थे तो उस समय ज्ञान पर पहरा बिठाया गया था। ऐसे लिखो, एक ही रंग में लिखो, एक ही भाषा में लिखो। और इसके खिलाफ देश भर के साहित्यकारों ने, कलाकारों ने, फिल्मकारों ने, पत्रकारों ने अपने सरकार से लिए हुए पुरस्कार वापसी का सिलसिला चलाया था। इसलिए कि नॉलेज पर कोई पहरा नहीं हो सकता है। अगर नॉलेज पर पहरा होगा तो नॉलेज कुंठित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा।
रिसर्च घटता चला जाएगा। इसलिए लाइब्रेरी जैसी जगह जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञान देती है, किताबें हैं वहाँ, एक खुला माहौल हो, एक अच्छा माहौल हो, शांतिपूर्ण और प्रेममय माहौल हो, जहाँ किसी भी विधा का स्टडी गंभीरता से शोधार्थी अध्ययन करने वाले कर सकें, ऐसा एक माहौल बना रहे। अब उन सब चीज़ों पर हर चीज़ को आज नियंत्रण में करने की, एक मुट्ठी में बंद करने की इस देश में कोशिश चल पड़ी है। इस विविधता भरे देश में कल भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहीं पर था और मैंने पूछा था कि इतने उपस्थित लोगों में तमिल कितने लोग जानते हैं, तेलुगु कितने लोग जानते हैं। तो जब भाषा ही नहीं जानते आप, तो उस देश का इतिहास, उस राज्य का इतिहास, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति, पर्व, त्यौहार कहाँ से जान पाएंगे? एक पूरी ज़िंदगी तो इसी को जानने में लग जाएगी। अब ये देश विविधताओं से भरा हुआ है, तो इसके फेडरल स्ट्रक्चर को आप कैसे कमज़ोर कर सकते हैं? इसीलिए इस दौर में जो केंद्रीकरण का एक होड़ चल रहा है और फासिज्म का एक दौर चल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इससे देश में बहुत चीज़ें बचेंगी नहीं। और यूनिवर्सिटीज़ अथॉरिटी से अपील करना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा जो ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी को दी गई है, तो हूबहू सत्ता के तर्ज पर रिएक्ट मत करिए। विद्यार्थी आपके हैं, आपके स्कॉलर्स हैं, आपके ये चुने हुए छात्र संघ के पदाधिकारी हैं। इनका इमीडिएट रस्टिकेशन वापस लीजिए और यूनिवर्सिटी में एक उचित ज्ञान हासिल करने लायक माहौल बनाइए।